जैसे कि आज के टाइम में ना गॉल स्टोन काफ़ी कॉमन हो चुका है। बेसिकली गॉल स्टोन सर होता क्या है? तो गॉल स्टोन जैसे कि नेम में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गॉल ब्लैडर जो हमारा है उसके अंदर एक पथरी हो जाती है जिसे गॉल स्टोन का नाम दिया है। सर मतलब गॉल स्टोन किसको कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मुझे गॉल स्टोन है? तो पेशेंट को सबसे कॉमन सिम्टम आता है वो पेन आता है। कई पेशेंट्स को खाना खाने के बाद में एकदम पेट में फुलावट होती है। फिर किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को गॉल स्टोन है, बट वो जैसे कि किसी और चीज़ का टेस्ट कराने के लिए गया, ना उसको कोई सिम्टम्स हुए ना कुछ हुआ, बट वो अपना कोई टेस्ट कराता है, तो पेट दर्द था, सर अल्ट्रासाउंड करा लिया तो उसमें को आगे भी गॉल स्टोन हो गया। तो जैसा आपने कहा कि इस टर्म को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन, मतलब जिसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज में 80% चांस तो यही होता है कि आने वाले 5 साल में कोई सिम्टम नहीं आएंगे। गॉल स्टोन से कैंसर भी हो सकता है? हाँ, इनमें गॉल स्टोन हैं, इनमें कैंसर होने का खतरा है। तो सर ये बेसिकली गॉल स्टोन होता कैसे है, या आज के टाइम पे जैसे लाइफस्टाइल सबका चेंज हो गया है? गॉल स्टोन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज आज की डेट में हो गया है वो लाइफस्टाइल। सर इसमें कितने टाइप की सर्जरी होती हैं? जैसे अभी हमने सुना था इसके अंदर एक नॉर्मल सर्जरी है, एक लैप्रोस्कोपिक आती है, अब एक रोबोटिक भी आ चुकी है, तो अब तीनों को क्लासिफाई क्या डिफरेंस आता है? वेलकम सर। तो सर आज हम जैसे कि आज के टाइम में ना गॉल स्टोन काफ़ी कॉमन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है आज के टाइम में। तो बेसिकली गॉल स्टोन सर होता क्या है? तो गॉल स्टोन जैसे कि नेम में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गॉल ब्लैडर जो हमारा एक ऑर्गन है लीवर के इंफीरियर सरफेस पे, निचले सरफेस पे, उसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके अंदर एक पथरी हो जाती है जिसे गॉल स्टोन का नाम दिया है। तो जैसा आपने कहा कि आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पेशेंट्स हमसे रेगुलरली पूछते हैं। तो इस पॉडकास्ट का मतलब यही है कि हम बताना चाहते हैं लोगों को कि गॉल स्टोन्स क्या हैं, उसके उपचार क्या है और क्या भ्रम है लोगों के अंदर कि गॉल स्टोन्स के अंदर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये सब आज हम क्लियर करना चाहेंगे। सर मतलब गॉल स्टोन किसको कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मुझे गॉल स्टोन है, या इसके कोई सिम्टम्स होते हैं? तो ज़्यादातर पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होता है तो पेशेंट को सबसे कॉमन सिम्टम आता है वो पेन आता है। पेशेंट के राइट साइड और अपर भाग में, इस साइड में एक पेन शुरू हो जाता है जो कि खाना खाने के बाद ज़्यादा होने लगता है। यह पेन ज़्यादातर तो इसी साइड रहता है, पर कई बार राइट शोल्डर में, बैक में भी जाने लगता है। कई पेशेंट्स को खाना खाने के बाद में एकदम पेट में फुलावट होती है कि पेट फूल गया, कुछ खाया नहीं जाता, थोड़ा सा भी हैवी खा लेंगे तो नहीं खा पा रहे। ये तो हो गए गॉल स्टोन के जो मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी एंड सर आपने बोला कि कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को गॉल स्टोन है, बट वो जैसे कि किसी और चीज़ का टेस्ट कराने के लिए गया, ना उसको कोई सिम्टम्स हुए ना कुछ हुआ, बट वो अपना कोई टेस्ट कराता है, पेट दर्द था, सर अल्ट्रासाउंड करा लिया तो उसमें को आगे की गॉल स्टोन हो गया मुझे, बट उसको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे थे, तो उसमें कैसे पता चलेगा किसी को? तो जैसा आपने कहा कि इस टर्म को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन, मतलब जिसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं है, ठीक है। बट कोई भी और इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट गया, अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया, पर उसमें गॉल स्टोन आ गया, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि इसको क्या करें, कि एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम ही नहीं है पेशेंट को, बट उसके अंदर हमें अब आगे उपचार क्या करना है, उसको पड़ा रहने दें या उसको ट्रीट करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमुख सिम्टम्स को मैंने पहले बताया कि पेन जिस तरह का होता है उसके अंदर, उसके अलावा ये स्टोन्स कभी कभी माइग्रेट कर सकते हैं लीवर की डक्ट में, जिसे सीबीडी कहते हैं, तो ये जॉन्डिस भी कर सकता है। या ये स्टोन नीचे पेनक्रियाज की डक्ट के पास जा करके, पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जो हमारे डाइजेशन और शुगर को मेंटेन करता है, उसके अंदर सीवियर इन्फ्लामेशन यानी कि सोजिश पैदा कर सकता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज में 80% चांस तो यही होता है कि आने वाले 5 साल में कोई सिम्टम नहीं आएंगे, पर हम ये नहीं बता सकते कि 20% वो कौन से पेशेंट होंगे जिसमें डायरेक्टली पेन स्टार्ट होगा या सीधा कॉम्प्लिकेशन के साथ आ सकते हैं। तो मतलब इसमें एक रेगुलर या तो बंदा अपना चेकअप कर रहा है, या फिर उसको पता चल गया, मतलब उसका जब भी पता चलेगा, ऐसे तो हम उसको बारे में पता ही नहीं कर सकते। तो इसके अंदर यही है कि अगर पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट उसी चीज़ की वजह से अल्ट्रासाउंड कराए। तो जो हमारे सिम्टम है उसको एट्रीब्यूट किया जाएगा कि स्टोन की वजह से सिम्टम। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जैसे किसी को पता ही नहीं था कि मेरे को गॉल स्टोन हो गया,
बट जैसे उसने अल्ट्रासाउंड कराया उसके बाद वो आपके पास आ रहा है कि मेरे को तो नहीं था कभी गॉल स्टोन या मुझे पेन नहीं हुआ कभी। तो हाँ, आपने काफी आते हैं इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन उसी को ही कहा जाता है कि सिम्टम नहीं है बट पेशेंट किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करा के आया। अगर इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ, अगर मान लो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेन है, पेन इटसेल्फ 6 घंटे से कम है, 6 घंटे से ज़्यादा होता है एक बारी में, उसकी भी अलग क्लासिफिकेशन है। अगर 6 घंटे से कम का पेन है तो मतलब वो पेन आ जा रहा है, तो वो स्टोन हिल रहा है अपनी जगह से, बीच में हट गया अपनी जगह से, रुकावट नहीं हुई तो दर्द बंद हो गया, जब रुकावट करेगा तो दर्द होना शुरू हो जाए। एक होता है कि गॉल ब्लैडर की सोजिश ही हो जाए, ठीक है, सोजिश होने की वजह से गॉल ब्लैडर फूल जाता है या उसके अंदर उसकी जो वॉल है वो एकदम से सोजिश की वजह से पेन करती है सांस लेने में, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है, इसका नाम है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाना पेशेंट। उसके अलावा अगर ये स्टोन जैसे मैंने पहले बताया माइग्रेट कर जाए, जॉन्डिस कर सकता है, पैंक्रियास की सोजिश कर सकता है, ये डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं लाइफ थ्रेटनिंग। सर गॉल स्टोन से कैंसर भी हो सकता है? हाँ, ये काफ़ी एक रेलेवेंट क्वेश्चन कि गॉल स्टोन कैंसर करता है क्या? तो अभी तक का जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनमें गॉल ब्लैडर का कैंसर पाया गया उनमें स्टोन्स, ये एक फैक्ट है। बट वो स्टोन्स की वजह से हुआ, ये जस्ट कोरिलेशन है, इस पे डिबेट है। बट इंडियंस में सिनेरियो में हमने देखा है, इंडियन सिनेरियो में जब जो एरिया में हम रह रहे हैं अभी, बंगाल तक की जो इंडो गेंजेटिक प्लेन है, वहाँ पे गॉलस्टोन का इंसिडेंस और ये कोरिलेशन काफ़ी फिट बैठ। हाँ, जिनमें गॉलस्टोन्स हैं उनमें कैंसर होने का खतरा है। तो 2.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स, उससे बड़े स्टोन हैं, उनमें ज़्यादा। छोटे स्टोन्स दूसरी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करते हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया, पेनक्रियाटिस हो गया। बड़े स्टोन्स ये कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं आने वाले। तो ये भी एक बड़ा प्रमुख वो बन जाता है कि इसी वजह से कई बार हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक में सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं। तो जो हमारा प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि इनमें सिम्टम नहीं है पेशेंट और उसके अंदर स्टोन है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हम पेशेंट्स के टेस्ट करवा लेते हैं कि चेक कर लेते हैं कि पेशेंट सर्जरी करवा पाएगा कि नहीं। इस सेंस में कि पेशेंट फिट है कि नहीं सर्जरी। वो टेस्ट कैसे होता था? टेस्ट उसमें ये हम देखते हैं, जैसे हम सारा पैरामीटर करा के देखते हैं, ईसीजी, इको, चेस्ट एक्सरे, सारा कुछ करा के देखते हैं कि अगर हम किसी एसिम्प्टोमेटिक की सर्जरी कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, तो वो फिट है कि नहीं सर्जरी करा सकता है कि नहीं, का मतलब ये नहीं कि अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं। ये हमें सही क्लियर करना है, करा सकता है कि नहीं, मतलब वो फिट एनफ है कि नहीं सर्जरी। तो अगर वो फिट हो गया है तो हमारे पास एक रीज़न है कि पेशेंट फिट भी है सर्जरी के लिए, पेशेंट के आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी करना, ठीक है, तो उसमें वो जस्टिफाइड। अगर पेशेंट फिट नहीं है सर फिर पेशेंट को बता नहीं जाता है कि अभी आपको सिम्टम नहीं है, आप चूज़ कर सकते हो। अगर हाई रिस्क में सर्जरी कराओगे तो उसका उतना बेनिफिट शायद ना हो, आपकी अभी कॉम्प्लिकेशन ना होने किसी चीज़ को लेकर, किसी का हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर, उसको सिम्टम नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको क्यों धकेलना। बट अगर उसके गॉल स्टोन है और ज़्यादा हैं, सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, वो फिट भी नहीं है सर्जरी की, तो फिर नहीं तो फिर इसका नहीं करना है, उसको बता दो कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो, पेन आना शुरू हो, तो आप कहीं हाई रिस्क में चल। आप किसी के पेशेंट को ऐसे कैसे बता सकते हो, ना ये जस्टिफाई है कि आपको सिम्टम नहीं है पर आपकी हम हाई रिस्क में सर्जरी करेंगे, तो वो सही नहीं। तो रिस्क असेसमेंट पहले कर लो, उसके बाद उसको बताओ पेशेंट को कि भाई ये सिचुएशन है, अगर आपके सिम्टम ही नहीं है यू कैन वेट एंड वॉच, ये डेंजर साइन, अगर ये इनमें से कुछ भी आना शुरू हो जाए टू कम टू अस। तो एसिम्प्टोमेटिक में ये प्रोटोकॉल आजकल फॉलो करते हैं, जिनमें सर्जरी हो सकती है उनमें कर देनी चाहिए, आगे आने वाले रिस्क को बचाने, जो हमारे एरिया की बात है। फॉरेन में ये नहीं फॉलो होता, फॉरेन में एसिम्प्टोमेटिक में छोड़ते नहीं, मतलब छूटे ओके। छोड़ देते हैं उसको। तो सर ये बेसिकली गॉल स्टोन होता कैसे है, या आज के टाइम पे जैसे लाइफस्टाइल सबका चेंज हो गया है या ज़्यादा सिटिंग जॉब बढ़ चुकी हैं उसके कारण होता है, या ये और कोई कारण है इसका? गॉलस्टोन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज आज की डेट में हो गया है वो लाइफस्टाइल हो। क्या होता है कि हम अब ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, हर जना
सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। जब सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, ओबेसिटी होगी, तो पेशेंट के अंदर स्टोन बनने की संभावना है। उसके अलावा कई बार आप क्रैश डाइट करते हैं, एकदम डाइटिंग शुरू कर सडन वेट लॉस कर, उसकी वजह से भी बहुत स्टोन बनते हैं। लो डाइट भी कह के वजन कम हो जाएगा, एकदम से कम करता हूँ कुछ स्टोन नहीं बनते, उसमें भी स्टोन बन सकते हैं। तो एक नेचुरल जो हमारी लाइफस्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें फ्लक्चुएशंस ना हो, ना मोटा हो ज़्यादा जल्दी, ना बहुत जल्दी पतले। ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, कुछ कुछ जगहों में टेंडेंसी बढ़ जाती है होने की गॉलस्टोन। उसके अंदर जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन, हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ भाग और बंगाल, गॉलस्टोन बहुत प्रेवलेंट। कुछ तो हमारी डाइट है, जैसे मैंने हाँ जी। व्हीट बेस्ड डाइट काफ़ी कॉमन इंडिया से, राइस हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा, फैटी डाइट ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इन लोग का, कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्टोन बनते हैं। इसके अलावा जैसे कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि अदर जो कि कई बार इन्वेस्टिगेट नहीं कराती हो, जैसे मान लो किसी को अनीमिया चल रहा है, समझ से सेल्स टूट रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो भी स्टोन बना सकते हैं। कोई इन्फेक्शन चल रही है, वो भी स्टोन। तो इस एरिया में जो हमारे नॉर्थ इंडिया के एरिया में इन वजहों से और कॉमन। उसके अलावा जैसे फीमेल जो हुआ, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे फीमेल जो 40 ईयर्स की है, वो डाइट फैट है, बोला जाता है कि उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स में मेल से ज़्यादा कॉमन होता है। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं और कुछ जेनेटिक्स भी प्ले करती है। कुछ जीन्स डिटेक्ट हुए हैं कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक है, कुछ जीन्स उन जेनेटिक ट्रांसमिशन से भी होने की संभावना होती है कि ना सबको ही होने लग जाते हैं। जैसे कि सर काफ़ी बार सुना था कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद इसलिए होता है क्योंकि एक हार्मोन होता है प्रेगनेंसी का, जिसे प्रोजेस्टेरॉन। अब वो प्लेसेंटा जब होता है, जब बेबी अंदर डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से गॉल ब्लैडर में मूवमेंट्स कम होते हैं हार्मोन के। तो एक तरह से जब जो चीज़ चलेगी नहीं, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, स्टोन बनने की फॉर्मेशन शुरू हो। तो कई बार ये देखा गया है कि पोस्ट प्रेगनेंसी पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक के साथ 6 महीने बाद, साल बाद, तो उनके अंदर ज़्यादातर हम बोलते हैं चूरा टाइप स्टोन होता है, स्लज, कईयों में स्टोन प्रॉपर। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है या उसमें कुछ प्रेगनेंसी में इफेक्ट करता है? प्रेगनेंसी के वो 9 मंथ्स हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। कईयों में तो प्रेगनेंसी खत्म होने तक ही थोड़ी बहुत दिखने लग जाती है। कईयों को पेन भी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सब चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं, बट यूजुअली ऐसा ज़्यादातर पेशेंट्स में 9 मंथ्स के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है ख़त्म, मतलब जब बेबी हो जाता है, उसके बाद देखने को मिलता है। मतलब उससे पहले काफ़ी कम चांसेस हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब कुछ डिलीवरी के टाइम पे कुछ इफेक्ट कर रहा है? नहीं, डिलीवरी के टाइम पे अगर ये कॉम्प्लिकेट कर जाए तो देखो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकती है, तो काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। तो कई बार पेशेंट जिनको सिम्टम होते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, मान लो जिसको स्टोन पहले ही है, वो प्रेगनेंसी में चलेगी, तो उसमें हमें और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। प्लस अगर मान लो पेशेंट को सिम्टम नहीं थे पर स्टोन था, बट वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो कई बार हम पेशेंट फिट होता है और पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं कि आप पहले ऑल ब्रेड सर्जरी करा लीजिए, बाद में प्लान कर सकते हैं बेबी, अगर पेशेंट फिट एनफ है सर्जरी के लिए। तो अगर सर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में ही आ गया, तो उस पीरियड में आ गया, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे कि उस टाइम वो सर्जरी नहीं करा सकते? हाँ, उस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें बेबी डेवलप हो रहा होता है पेट के अंदर, उसके ऑर्गन्स नए डेवलप हो रहे होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर कभी कभी करनी भी पड़े इमरजेंसी, तो सबसे सेफ ट्राइमेस्टर जो मानते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर मानते हैं, मतलब बीच के जो 3 महीने होते हैं उसमें सर्जरी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो। बट कोशिश ये रहती है कि दवाइयों उसका इलाज किया जाए, अगर प्रेगनेंसी हो जाए कोई सर्जरी की जाए, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो जाए। तो इससे बचना है प्रेगनेंसी के टाइम, तो हम लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा प्रेगनेंसी से पहले जैसे अगर आप करा पाए तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं आजकल, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो जैसे लोग थायराइड भी चेक कराते हैं लेडीज बिफोर प्रेगनेंसी। उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी ऐड किया जा सकता है अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, गैस बहुत बनती है, कुछ खाने में दर्द होता है खाने पीने के बाद,
तो उसको पहले ही करा लें तो बेटर है। बेसलाइन स्क्रीनिंग हो जाती है कि कम से कम स्टोन्स पहले तो हैं तो पता चल जाए। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कोई बता नहीं सकता किस में होगा किस में नहीं होगा, वो तो हार्मोनल इफेक्ट है। और 9 मंथ्स में एकदम से तेज स्टोन, बड़ा स्टोन बन जाना अनलाइकली है, टाइम लगता है पर बनना स्टार्ट हो जाता है लेबर प्रेगनेंसी के बाद। ये है। तो सर जैसे कि अब तो अभी पता चल गया पेशेंट को कि मेरे पास स्टोन है, तो उसके बाद सर्जरी ही होता है ऑप्शन है? हाँ, इसमें ये है कि जैसे मान लो किसी को सिम्टम्स है तो देखो कोई डाउट ही नहीं है, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, सर्जरी में भी ये है कि आपको सर्जरी टाइम रहते ही करवानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेन है किसी को तो हमें वेट नहीं करनी कि गॉल ब्लैडर के अंदर ज़्यादा चेंजेस आए, पूरा सूज जाए, फटने की कगार पे आ जाए, तो हमें उसको पेन के टाइम पे सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सर इंडिया में काफ़ी जो है वो जो देसी दवाई होती है तो उसमें बोलते हैं कि हम लोग गोल्ड स्टोन निकाल देंगे, तो वो पॉसिबल है? क्योंकि गोल्ड स्टोन बिल्कुल पैक होता है एक तरीके से, तो वहाँ तक तो मेडिसिन नहीं जाती होगी। हाँ, नहीं गॉल ब्लैडर के अंदर मेडिसिन नहीं जाती वो उस तरह से। देखो कोई भी थेरेपी आप देते हैं, जो जैसे कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद से ठीक कर दूँ, उनका क्राइटेरिया क्या होता है? वो एक ऐसी दवाई देते हैं जिसके ऊपर कोई लेबल भी कई बार नहीं होता, वो है क्या हमें नहीं पता, उसकी नेचर, उसके अंदर कौन सी दवाई है, क्या वो डेंजरस तो नहीं है, क्या है वो हमें नहीं पता। अगर आप उसको मान भी लो कि दवाई दे दी उसने, तो वो उनका पैरामीटर क्या है? वो कहेंगे कि पहले 1.5 सेंटीमीटर की थी और बाद में 1.2 सेंटीमीटर की, वो छोटी हो गई। तो कई बार क्या होता है, ये सब्जेक्टिव भी होता है। अल्ट्रासाउंड पे आपको कौन सी आकार, कौन सी डायरेक्शन में स्टोन पड़ा हुआ मिला, उससे भी मेजरमेंट में फर्क आया। तो कई बार तो ये फाइंडिंग भी गलत ही होती है कि 1.5 से 1.2 गया तो आप खुश हो जाओ कि भूलने लगी, ऐसा नहीं है। बहुत पेशेंट वेट करने के चक्कर में अपनी साइज भी स्टोन का बढ़ा लेते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिकेशन या कोई भी मेडिकेशन बनी नहीं है जो इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व कर ले। नहीं तो अभी तक इतना वर्ल्ड वाइड लिटरेचर आ गया होता है कि कोई सर्जरी, देखो कोई भी इंसान सर्जरी तभी कराएगा ना जब वो कोई और चारा नहीं बचता। हर आदमी सोचता है सर्जरी ना करानी पड़े, बट इन केसेस में ऐसा है कि एक सर्जरी इज द ओनली ट्रीट। सर इसमें कितने टाइप की सर्जरी होती हैं? जैसे अभी हमने सुना था इसके अंदर एक नॉर्मल सर्जरी है, एक लैप्रोस्कोपिक आती है, अब एक रोबोटिक भी आ चुकी है, तो अब तीनों को क्लासिफाई बताओ क्या डिफरेंस आता है? हाँ, तो जैसे ओपन सर्जरी के बारे में हम बात करें तो ओपन सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी है। जब लेप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन इन्वेंट भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, तो तब से चलती आ रही है। तो उसमें यहाँ पे एक बड़ा सा चीरा दिया जाता था पेट के ऊपरी भाग पे, स्लैंटिंग वे, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्जरी। उसमें हम सारी मसल्स को कट करते हुए नीचे पहुंच के गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये सर्जरी ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड होती थी क्योंकि तब तो कोई इक्विपमेंट होते नहीं थे। पेशेंट को पेन हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो ये करना ही होता था। और सर जैसे ओपन सर्जरी आपने बताया, इसकी रिकवरी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता था। इसका अंदर रिकवरी टाइम आमतौर पे 4 से 5 दिन लग जाते हैं पेशेंट को पेन से बाहर आने में, क्योंकि काफ़ी लंबा चीरा लग जाता है तो 2 से 3 दिन तो हॉस्पिटल ही रहना पड़ता है ओपन में। ठीक है, उसके बाद 5 से 6 दिन बाद पेशेंट थोड़ा सा बेटर होता है और धीरे धीरे 10 से 14 दिन बाद टाँके करते हैं इसमें, तो रिकवरी इज स्लोअर। ठीक है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया हमारा लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक का कि अब हमें ओपन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पहले जब शुरू में कोई टेक्निक सिखाई गई थी तब ओपन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा था कि नहीं हो पा रहा तो ओपन करना पड़ेगा। अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक की कि मैक्सिमम केसेस हो जाते हैं उन्हीं टेक्निक से। फिर भी अगर पेशेंट की जान बचाने के लिए या पेशेंट की भलाई के लिए कई बार सर्जरी इतनी टफ हो जाए, कोई ऑर्गन्स आसपास के चिपके हों, छुड़ाने मुश्किल हो जाए, उन केसेस के अंदर ओपन करना भी पड़ सकता है। तो ओपन कन्वर्जन कभी भी डिफीट नहीं मानना चाहिए कि मेरा ओपन हो गया सर्जरी तो कोई पाप हो गया। वो एक पेशेंट की सेफ्टी के लिए ही ओपन होती है आजकल सर्जरी, स्ट्रेट अवे ओपन कोई नहीं करता आजकल। तो सर लैप्रो जैसे हमने ओपन सर्जरी के अंदर, अब लैप्रोस्कोपी क्या होता हाँ, लैप्रोस्कोपी में क्या है कि दूरबीन द्वारा पेट के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फुलाई जाती है जिससे पेट फूल जाता है। उसके बाद छोटे छोटे से चीरे दे करके 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के चीरे दे करके उसमें इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, पोर्ट डाले जाते हैं, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। सर्जन वहीं खड़ा रहता है और अपने हैंड मूवमेंट से, आगे पीछे के मूवमेंट, साइड मूवमेंट से उसको ट्रीट करता है।
गॉल ब्लैडर को निकालना ही होता है, पूरा गॉल ब्लैडर निकालना होता है। अब इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है इतने सालों की मेहनत से, तो आजकल ये सर्जरी आम तौर पे आधे घंटे पौने घंटे में ख़त्म हो जाती है। इसके चीरे जो 3 चीरे हैं ऊपर लगता है, एक हमारी नाभि के पास अम्बिलिकस के पास लगता है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसमें कॉम्प्लेक्स केसेस भी होने लग गए हैं, सारे केसेस जिनमें कई बार गॉल ब्लैडर फट जाए, गॉल ब्लैडर और नली से चिपका तो भी छुड़ा सकते हैं। लैप्रोस्कोपी में अच्छे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप सर्जरी कर सकते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो आया कि रोबोटिक में ऐसा क्या है, तो रोबोटिक में रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जन ही सर्जरी करता है। बट रोबोट में क्या होता है कि जो आपकी फोर्स है उसको हम रोबोट की मशीन के साथ अटैच कर देते हैं, और वो रोबोट की मशीन को ऑपरेट जैसे आप बैठे हैं यहाँ पर वैसे ही कंसोल पे बैठ के किया है। रोबोट के अंदर जो जूम है वो 10x 10x जूम 100x, मतलब कुछ एरियाज को तो आप बहुत बड़ा भी कर सकते हो। 10x तो मिनिमम जूम है, उसके अंदर और भी चीज़ें आप करके उसको और मैग्नीफाई करके और पास जा सकते हो, बिल्कुल पास जाके डिसेक्ट कर सकते हो। तो एक छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी दिखती है उसमें, तो प्रिसिशन बेटर है। मतलब लैब भी रोबोटिक बेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी। टेक्नोलॉजी वाइज मैं कहूँगा रोबोटिक अच्छी है, बट रोबोटिक का एक है कि रोबोटिक अभी थोड़ी कॉस्टली है। पेशेंट अगर अफोर्ड कर सकता है, इंश्योरेंस उसकी पे कर सकती है, तो रोबोटिक इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। और रोबोटिक में थोड़ा अगर हम कहेंगे लैप्रोस्कोपी में 2 आउट ऑफ 10 या 1.5 आउट ऑफ 10 पेन होता है, तो इसमें 0.5 to 1 मानेंगे, थोड़ा पेन भी कम होगा, थोड़ा ब्लीडिंग भी कम होगी, थोड़ा इंसिजन जैसे कॉस्मेटिकली बेटर है। तो ये बात हम रोबोटिक की लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी और रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी, मतलब हम गॉल ब्लैडर रिमूवल की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में रोबोटिक बहुत आगे है लैप्रोस्कोपी से, बट जो कोलिसिस्टेक्टमी जो मैंने आपको बताया वो इतना फर्क है। तो इसमें रिकवरी रेट भी जैसे मतलब रोबोटिक में भी आमतौर पे डिस्चार्ज तो पेशेंट उसी शाम को 8-10 घंटे बाद भी कर सकते हैं अगर बिल्कुल सिंपल केस हो, नहीं तो नेक्स्ट डे ही होता है। और लैप्रोस्कोपी में भी नेक्स्ट डे ही होता है। बट लैप्रोस्कोपी में क्या है कि थोड़ा इंसिजन आपके ऊपरी भाग में आते हैं, तो थोड़ा सा पेन ज़्यादा हो सकता है, पेशेंट की पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। प्लस कई बार जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स केस है, रोबोटिक में कई बार बेटर कैकल हो जाता है, अगर प्रोवाइडेड पेशेंट को कॉस्ट से कोई फर्क ना पड़ता हो, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से अगर हम यूज़ करके उसको और बेटर कर सकते हैं। तो जैसे अब पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है, तो उसके बाद उसको डाइजेशन में कुछ इशू आएगा उसको, कि एक पार्ट है बॉडी का वो बाहर निकल चुका है बॉडी से, तो उसमें कितना कुछ डिफरेंस आता है बॉडी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेशेंट में ये पूछना ही होता है कि अगर गॉल ब्लैडर निकल गया तो मैं अब कैसे खाऊँ, ब्लैडर निकल कैसे हो, उसका कुछ फंक्शन भाग हुआ नहीं रहेगा तो क्या हो। तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का आंसर हम इस रूप में देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो कुछ बनाता नहीं है बॉडी, वो जस्ट स्टोर करता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। तो वो स्टोर क्या करता है, वो बाइल स्टोर करता है, वो बाइल बनता है लिवर अराउंड 1 लीटर ऑफ बाइल अप्रॉक्सीमेटली रोज बनाता है। उसमें से कुछ भाग तो इंटरेस्टिंग में भेजता रहता है, कुछ भाग जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर कॉन्सेंट्रेट होता है। जब भी हम कुछ हैवी खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्मोनल इफेक्ट में आके, और वो जो कॉन्सेंट्रेट है वो हम एकदम से इंटेस्टाइन में भेज देता है, ताकि जो हमने हैवी खाना खाया उसको डाइजेशन और जल्दी हो जाए। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में देगा तो जल्दी डाइजेशन की प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये है कि अभी निकल गया तो क्या होगा, स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन वाला काम कौन करेगा? तो हमारे जो लिवर है उसके अंदर करोड़ों डक्ट्स होती है, स्मॉल जो मिलके बड़ी एक duct, वो ये फंक्शन लेना शुरू कर स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन का। तो आमतौर पर 10 से 14 दिन में पेशेंट बैक टू नॉर्मल। तो ऐसे कि अब सर्जरी में काफ़ी लोग कहते हैं कि तला हुआ नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, तो इफेक्ट करता है। तला हुआ खाने से पेन नहीं होगा, पर तला वैसे खाना भी नहीं चाहिए। तो सर्जरी के बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, हम यूजुअली तो 6 घंटे बाद ही हम डाइट तो शुरू कर ही देते हैं पेशेंट की। 6 घंटे बाद हम यूजुअली लिक्विड्स देते हैं, फिर उसके बाद में रात को एक्सट्री सॉफ्ट डाइट देते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग से हम उसको कहते हैं कि अगर आपको मन है तो चपाती भी खा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ऑयल वाली सब्जियां नहीं खिलाते, ताकि उसको थोड़ा ब्लोटिंग ना हो इमीडिएट पोस्ट ऑप में अगले दिन को दिन।
3 दिन के बाद में रोटी जो नॉर्मल सब्जियां हैं घर में बनती हैं, जो सबके लिए बनती हैं, बिना में से कम मसालों वाली, मसाले तो खाने नहीं चाहिए शुरू में, और तला हुआ भी कम होना चाहिए, पर नॉर्मल जो होम कुक्ड सब्जियां हैं वो पेशेंट खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बेसिकली तला हुआ अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, वो जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हर डॉक्टर इसी एडवाइस देता है कि वैसे भी फैटी लिवर के आजकल इंसिडेंट बढ़ गए हैं, तो उसको भी तो प्रिवेंट करना है, हमें और बीमारियां भी तो प्रिवेंट करनी है ना, तो इसलिए। तो इसके मतलब अब प्रिकॉशंस के अगर हम बात करें तो प्रिकॉशन हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कोई भी सर्जरी हो तो इमीडिएट प्रिकॉशंस तो यही हैं कि हमें टाँकों पे जोर नहीं देना। जब भी कोई सर्जरी होती है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, उनको साफ रखना, रोज नहाना, ठीक है। वो पानी से बोलते हैं, पानी कितने टाइम तक उसको? हाँ, तो ये भी मिथ है कि लोग कहते हैं कि पानी से मैं नहाऊंगा नहीं जब तक टाँके नहीं करते, है ना। तो ये मिथ है, जो हमारा वूंड है वो 1 से 2 दिन में एपिथेलाइज हो जाता है। तो मैक्सिमम आप 24 घंटे ना नहाएं, पर उसको क्लीन करके चेंज कर लें, पट्टी या बैंडेड लगा लें। उसके बाद यू कैन टेक बाथ, रोज़ नहाना ही है, उसके बाद अपना बैंडेड को चेंज कर लें। और 3 से 4 दिन बाद, आजकल तो हम डिसॉल्वेबल स्टिचेज ही लगाते हैं, 3 से 4 दिन बाद उसको ओपन भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम। तो यूं कितने दिन बाद वो स्टिचेस कट हो जाते हैं? हाँ, यूजुअली तो देखो लैप्रोस्कोपी में तो या रोबोटिक को तो अगर हमने डिसॉल्वेबल स्टिच लगा दी तो काटने की ज़रूरत नहीं है। बट कई बार होता है कि पेशेंट की बिल्ड काफ़ी फैटी होती है, या कई बार हमें होता है कि वो जहाँ इंसिजन है वो थोड़ा ब्लीड हो रहा है, तो हम उसको फिर जो दूसरे स्टिचेस लगाते हैं वो हम 7 इसके to अलावा 10 तो कुछ डेज में काट सकते प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें? बस यही मेन प्रिकॉशन देना अपना। हाँ, बस ये है कि कुछ डेंजर साइन होते हैं कई बार, जैसे किसी को इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या उसके बाद में 3-4 दिन बाद कोई उल्टियाँ शुरू हो गई, पेट फूल गया, आँखों में पीलापन आ गया, तो थोड़ा कॉशियस रहना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, तो डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, हर पेशेंट में नहीं आती है, बट हाँ, एज ए डॉक्टर हम यही कहेंगे कि हर पेशेंट को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि 4th-5th डे ऑनवर्ड्स भी कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट रिपोर्ट करें। कई बार होता है कि कोई अल्ट्रासाउंड या लेफ्टी कराना पड़ सकते हैं, जस्ट पेशेंट को ये समझा के भेजा है तो ये लेजर साइन इसके लिए रिपोर्ट करें, बाकी छोटा मोटा दर्द वो मैनेज। जैसे आपने स्टार्टिंग बताया था कि जीन्स में भी आगे आ जाते हैं, तो सर जीन्स में अगर वो आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करें? नहीं, ये तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में ही है। बट ये हमने देखा कि नॉर्थ इंडियंस में फैमिलीज में आजकल 3-4 एक ट्रांसपोर्टर जीन होता है, भाई एसिड का ट्रांसपोर्टर जीन होता है, तो वो जीन कईयों में देखा गया वो ज़्यादा पाया गया, पर वो कोरेबोरेटिव था या नहीं था वो अभी 100% नहीं कह सकते। बट हमने कई बार देखा, जैसे किसी की मदर को होता है बॉल्स्टोन में, फादर को होता है, तो बच्चों को आ ही जाता है, ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है। कुछ को कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं, तो वो तो फैमिली में रन करता है ये कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर। तो किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं मदर और फादर को, तो उनके बच्चों में भी होने की संभावना रहती है, वो भी एक रीज़न है। तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए? लाइफस्टाइल जैसे मैंने बताया, हेल्दी खाना खाएं, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाएं, यानी कि बहुत चीनी नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं खाने। इंडियंस, नॉर्थ इंडियन स्पेसिफिकली बहुत कार्बोहाइड्रेट्स डाइट ज़्यादा लेते हैं। फैट बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अच्छे फैट्स ही हैं, जैसे नट्स वाले फैट्स अच्छे माने जाते हैं। और उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज भी नहीं करनी कि एकदम से वेट लूज़ करें, सब बताने में। और सिडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के अपना आउटसाइड जैसे कोई भी स्पोर्ट अपना लें, ताकि आपकी एक्सरसाइज रहे, आप ओबीज ना हो, वेट ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म ख़राब ना हो। ये सब तो आपको ध्यान रखना ही होगा आज की जनरेशन को, कि गॉलस्टोन्स ना हो, इसकी जैसे बचाव हो सकता है। फाइबर खूब खाई रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइबर रिच डाइट कर दें, इसमें भी हेल्प करता है।